चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटरिंग की अगर हम बात करें तो मेंटरिंग में क्या क्या मैंने आपसे उम्मीद की थी वो समझ लेते हैं। पहले मेंटरिंग में आपको क्वेश्चन आंसर आप लिख पाएंगे या उसमें सक्षम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बात मैं पूरी तरह से होशो आवाज में रिकॉर्डिंग में कह रहा हूं। मैंने सिर्फ मेंटरिंग का मतलब ये है, 3 महीने में आप लोगों ने जो बुकलेट है, एक बुकलेट होता है हर सब्जेक्ट का, एक बुकलेट है, ठीक है, उसको आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इस बुकलेट को नहीं पढ़ा है तो PYQ से आप पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। PYQ अगर नहीं पढ़ रहे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कभी नहीं होगा, अभी नहीं, 10 साल और पढ़ लीजिए तब भी नहीं होगा। कारण क्या है वो बता देता हूं। ये मेरी शर्त नहीं है, ये यूपीएससी की शर्त है। 10 से 12 साल का पेपर अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो 10 से 12 साल के पेपर में लगभग 70 to 80% जो है तक सिलेबस जो है वो कवर हो जा रहा है। तो कोई भी बुकलेट में एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता है प्लस, और बुक की अगर हम बात करें, बुकलेट की बात नहीं, ये बुकलेट में तो चलो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन कोई भी बुक की बात अगर हम करें, ठीक है, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, या फिर हिस्ट्री की कोई विपिन चंद्रा हो गई, या एनसीईआरटी हो गई, ठीक है, तो अगर आप लोग ये पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आज भी नहीं सुन पाए तो फिर मुझे नहीं लगता फिर कभी समझ में भी आने वाला आप लोगों को। ध्यान से समझिएगा। कोई भी विपिन चंद्रा पढ़ने के बाद मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, और सबको ओपन चैलेंज है, जो भी जितने लोगों तक जाएगा, कि आप विपिन चंद्रा पढ़ के सीधा आंसर लिख दीजिए मुझे, यूपीएससी का कोई भी आंसर, हिस्ट्री का ही, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। या आप लक्ष्मीकांत पढ़ के जो स्टैंडर्ड बुक्स जो है, या गोचू लियोंग है, या फिर एनसीईआरटी की 12th की जो पुस्तक है ज्योग्राफी की, आप उसको पढ़कर आप डायरेक्ट यूपीएससी के आंसर को अगर लिख पाने में सक्षम है, तो मुझे वो पर्सन दिखा दीजिए, मिलवा दीजिए। पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। तो फिर बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है मेंस में, क्योंकि वो तो प्री फैक्ट फाइंडिंग के लिए है, और एक जगह आपने कंपाइलेशन हो गया, उसको आपने पढ़ दिया, प्री निकल गया। मेंस कैसे निकलेगा? मेंस निकलेगा बेसिकली करंट अफेयर के, क्योंकि अब क्या, पहले 2013 के बाद से अगर हम बात करें तो इसकी निरंतरता बढ़ती चली गई है, कंटिन्यूटी जो है ये बढ़ती चली गई है। करंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, और उसका एप्लीकेशन मोड पूछा जाएगा कोई भी विषय का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को ही पढ़ना है। पीवाईक्यू आपका जीपीएस है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, पीवाईक्यू याद होना चाहिए, क्वेश्चन किस ईयर पूछा गया, उसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। ये आपको एक आंसर फॉर्मेट मैंने दिया है जो मार्केट से इतर है, आप चेक कर लीजिएगा। मार्केट में उससे जुड़े सवाल जो है, वो मार्केट में जो रन होते हैं वो, और मेरे दिए हुए आंसर में क्या डिफरेंस है वो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसको पहले पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आपकी अगर कुछ भी समझ नहीं है, पहले समझिएगा। इकोनॉमी में सपोज हम इकोनॉमी में मैं बात करेंगे, इवनिंग की क्लास जो है वो 5 o'clock से होगी, 5 to 6 रहेगी। टाइमिंग मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। वापस आते हैं पीवाईक्यू पे। तो पीवाईक्यू बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन यूपीएससी ने इसको दिया है, पूछ लिया है पहले, और उसी टॉपिक पे बार बार अगर निरंतर वो पूछ रहा है तो वो उसका रिलेवेंस बना हुआ है, तभी पूछ रहा है। और वो सीधे सपाट बुक में आंसर उसका है नहीं, तो आप आंसर लिखोगे कैसे? तो उसके हर डायमेंशन पे बात होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आप लोगों को, जहां तक मुझे समझ में आया, तकरीबन मैंने कल सारे बच्चों से बात कर ली है, ठीक है, जो क्लास में है, जो क्लास में नहीं है, लगभग सारे लोगों से बात कर ली है। और मैंने एक चीज पाया कि जो मंथली मैगजीन की जो बुक है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, ठीक है,
उसके जितने भी मेंस वाले टॉपिक है, मेंस के टॉपिक का एक साथ मैंने कंपाइलेशन दे दिया, एक साथ। यानी कि अगर 40 टॉपिक्स है तो 40 टॉपिक के उसका एक वो तो आपका रिटर्न में तो डॉक्यूमेंट आपको मिल चुका है। इसके अलावा मैंने एआई से जनरेट करके उसको ऑडियो में भी कन्वर्ट करके वो आप लोगों को दे दिया, ताकि 2 बार अगर 3 बार अगर आपने पढ़ा है तो 2 बार कम से कम एटलीस्ट सुनिए। ये टाइम टेकन प्रोसेस है। एक बार में हथेली पे दही नहीं जमेगा, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। अगर मैं भी उसको वो करना चाहूं तो जमाना चाहूं, मुझसे भी नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको पहले समझनी पड़ेगी। फिर मैंने आप लोगों से कहा है कि जो भी टेस्ट देना है, बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि 3 महीने में अगर आप इस मेंटरशिप को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक प्रेशर लेना, आप प्रेशर को हैंडल करना सीख जाओगे। प्रेशर को हैंडल करना सीख जाओगे। सिलेबस आपको याद रहेगा अगर मेरे कहने पर चल रहे तो। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपको दिमाग में घूमता रहेगा, हौच पौच हो रहा होने दो। 3 महीना आप मेरे कहने पर चलना था, कोई भी नहीं चला है। आई एम सॉरी, बट कोई भी नहीं चला है। अब मुझे अच्छे से पता है, अच्छे तरीके से पता है, मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोगों से क्या, ये मुझसे भी अगर मगर आपकी जगह मैं होता तो मुझसे भी नहीं होता। लेकिन ये 3 चीजें हो जाएंगी। और क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, व्हाट टू रीड एंड क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, व्हाट टू स्किप, व्हाट टू स्किप। ये पता चल गया, 70% आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई अगर इतना कर लिया तो। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिखना सीखना है बस। मुझे मेरा पर्पस था इसमें आप लोगों को पीवाईक्यू करने से, अगर मैं ये सिखा सका आप लोगों को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, मेन बॉडी तो सब लोग लिख लेंगे, किसी का प्लस किसी का माइनस वो सब हो जाएगा। बस इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, 1 मार्क्स का इंट्रोडक्शन, 1 मार्क्स का कंक्लूजन, ये 2 नंबर की तैयारी हो गई। अभी मैं पूरी चीजें डिस्कस करूंगा भी आप लोगों से। तो इससे होगा क्या, आपको देख के भी लिख सकते हैं। 2 बार आपने एक कंटेंट को, पीवाईक्यू का एक पहला क्वेश्चन है उसको 2 बार रीड कर लिया, ऑडियो दिया था 2 बार सुन लेते, उसके बाद एक बार आप देख के लिखते, एक बार बिना देखे लिखते, 6 बार हो गया। आपको फिर भी जरूरत पड़ेगी उसको देखने की, लेकिन वो कम से कम 10 दिन के लिए हो गया, 6 दिन के लिए हो गया। और यही डेली अगर आप कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिनिमम करना पड़ेगा आपको, इससे कम में गुजारा नहीं होने वाला। क्योंकि आप मीठी मीठी बातें कर, अगर मुझे करना हो तो मैं कहूंगा हाँ हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ऐसे होता नहीं है मैडम जी और भाई साहब, जो भी लोग देखेंगे इसको वीडियो को आगे चलकर। आप अपनी शर्तों पे तैयारी करना चाहते हैं, वो कभी नहीं होने वाला। यूपीएससी नहीं, यूपीएससी हमेशा अपने शर्तों पे चलेगा, आपको मेरे शर्तों पे भी नहीं चलना है। 11 बजे एक डिसिप्लिन मेंटेन करने को कहा गया था कि 11 बजे सो जाइए, 6 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए। अब आप काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा कि सर आप कितने बजे उठ रहे हैं, अरे यार मेरा टाइम हो गया, मैंने अपना टाइम, वो गया, आपका टाइम है। बात समझ में आ रही है? तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना होगा, इसी को कहेंगे इट शुड बी कॉल्ड मैनेजमेंट। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप डिस्ट्रिक्ट मैनेज कर लीजिएगा, वेरी गुड, अच्छी बात है।
डेली बेसिस पे कहा गया आपको कुछ होमवर्क टास्क दिया गया था, दुनिया मेरे आगे आपको पढ़ना है, कोई नहीं कर पा रहा। डेली बेसिस पे तो मैं लगाता नहीं हूँ यूट्यूब पे, द हिंदू का जो आर्टिकल है वो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो कभी पॉलिटिकल चीजें आ जाती हैं तो उसको छोड़ना होता है मुझे, मैं छोड़ देता हूँ। तो आपसे 6 मिनट का वो नहीं देखा जा रहा है। आप लोगों की मेन प्रॉब्लम ये है कि एक साथ जो 40 वो दे दिया गया एक मंथ का, उसको कवर कैसे करें। 6 मिनट का या 6 to 7 मिनट्स का ही एक वीडियो है, ऑडियो है, ऑडियो और वीडियो जो भी है, आपसे वो नहीं सुना जा रहा। और वही अगर मैं डेली बेसिस पे 2 या 3 दे दूं आपको, तो आप खुशी खुशी सुन लोगे। ये मुझे अच्छे से पता था कि एक बार 40 टॉपिक आपको दे देता हूं तो आप एकदम बिखर जाओगे। लेकिन फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी अगर मैं 2 या 3 टॉपिक डेली बेसिस पे दे रहा हूं, तो क्या होगा उससे। उससे होगा ये, थोड़ा सा सिर्फ माइंड को मेकअप करना था आप लोगों को कि भाई हमें 3 टॉपिक 4 टॉपिक एक दिन में सुन लेना है। उसको बार बार मतलब 5 क्वेश्चन लिख लिया, 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक कर लिया, काम खत्म। 10 नहीं हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 करो, सॉलिड करो। वो टॉपिक आपको अगले टॉपिक को लिखने में और एक समझ को डेवलप करने में काम आएगा। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है, ऑडियो आप लोगों का ओपन है, मैंने ऑफ नहीं किया है, तो आप लोग बोल कर मुझे बता सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं। बात सिर्फ अपने दिमाग को ट्रेंड करने की है। जो डेली हलवा खाने की आदत है, स्पून फीडिंग करने की आदत है, उससे बचने, ओवरकम करना है आपको। जाहिर सी बात है इसमें तकलीफ होगी। जिस ढर्रे पे आप चलते आ रहे हैं अभी, उससे ये लीक से हट के चलना है, तकलीफ तो होगी। बात समझ में आ रही है? मेरी बात है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को ऊपर से जा सकती है, पॉसिबल है। पर मैं मास को, 1,000 बच्चों को, 10,000 बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। मेरा इतना बड़ा रीच भी नहीं है, ना मैं वो सारे टैंट्रम यूज करने वाला हूँ। बात को समझिएगा। ये इंटेंसिव ऐसे एक एक बच्चे जो है मार्केट में, 40 टेस्ट होता है मेंस का, वो टेस्ट देते हैं। कॉपी चेक कौन करता है? उनका, जिनका आज तक कभी प्री नहीं निकला है, वो उनको बैठा के कॉपी चेक करवा दी जाती है। कुछ भी लिख दो, हाँ ठीक है, यस नो, कुछ भी इधर उधर की बातें करके। मुझे पता है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से प्रोफेशनली रूप से अगर हम बात करें तो 8 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। 10-12 कोचिंग का तो मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने काम कर रखा है कि काम कैसे होता है। लोग अपने उसको इंगेज करने लगते हैं, स्टूडेंट को इंगेज करना होता है, कंटेंट को इंगेजिंग बनाना होता है, ये सब चीजें होती हैं। मतलब बच्चों को उलझा के रखना है, सही चीजें नहीं बतानी है, उनको आता नहीं है या फिर वो बताना नहीं चाहते, दो में से जो भी होगा। काम की बात 6 मिनट, 40 मिनट और 6 घंटे का वीडियो, इसका मतलब है कि फिर आपको उसमें रस आने लगेगा, वो आपके मतलब की नहीं है। कभी भी आपने मेरी क्लासेस में कथा और कहानी नहीं सुनी होगी, इधर उधर की बातें नहीं सुनी होगी। मैं कभी भी अपना नैरेटिव नहीं पेश करता, क्योंकि मेरा नैरेटिव क्या, यूपीएससी पहले से ही प्रिस्क्राइब किया हुआ है। एथिक्स का पेपर आप देख लीजिए, एक सिविल सेवक को कैसा होना चाहिए, क्लियर कट बताया गया है उसमें। और आप उसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वैसे ही होना होगा, आपके पास चॉइस नहीं है।
लोग कहते हैं कि भाई बनने के बाद हम लवासना जाएंगे तो हम 4 बजे उठ जाएंगे। आपको पता है लवासना में लोग 4 बजे उठते हैं? कितने लोगों को पता है? पीटी ग्राउंड में 4 बजे पहुंचना होता है। उठना 4 बजे होता है, 5:30 बजे, हाँ नहीं बिल्कुल। 5 बजे तो पीटी ग्राउंड में पहुंचना होता है, 4 बजे आपको उठना पड़ेगा उसके लिए। तो पर मुझे तो आदत है भाई, मैं तो सर नहीं, मैं तो 4 बजे सोने वाला हूँ सर, ऐसे कैसे? अब तो आईएएस बन गया ना। नहीं सर, कुछ लोगों का कहना होगा कि नहीं सर, हम तो बनने के बाद वो तो हो जाएगा। रियली? पर एग्जाम तो दिन में होता है मैडम जी। भाई साहब, बात यह है कि सच सुनना नहीं चाहते आप लोग, चीजें समझने को तैयार नहीं है। जो आपके दिल बहलाने वाली बातें करे, कपोल कल्पना वाली, वो हो जाएगा। चलिए, टॉपिक से हटके अभी बात हो गई, अब हम टॉपिक पे आते हैं वापस। डेली बेसिस पे अभी क्या होगा, वो मैं आपको शाम को 5 से 6, 6:30 जो भी होगा, 2-3 टॉपिक जो भी हो पाएगा वो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे करवा देता हूँ। मंडे, अभी मैं बता दे रहा हूँ उसको, जो क्लासेस चलेंगी वो कैसी होंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, ये 3 दिन होगा आप लोगों का करंट अफेयर, 5 to 6। 5 to 6 जो होगा, लिख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे करंट अफेयर होगा, ठीक है। और थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे जो है, ये आपका होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी ऑप्शनल वाला, ऑप्शनल। टाइमिंग वही रहेगी, 5 to 6, ठीक है। क्लियर हो गया? ये इसको नोट करके रख लीजिए, टाइमिंग वही रहेगी, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं, ये डेली बेसिस पे होगा। ऑडियो फाइल अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उसमें उसको तैयार करने में ही बहुत ज्यादा इंगेज हो जाता हूं मैं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अक्टूबर तक दे चुका हूं मैं, नवंबर मंथ से स्टार्ट होना है, नवंबर से स्टार्ट करना है मुझे। और आप लोगों को 10 तारीख को, 10 अगस्त को, 2025 को टेस्ट है आपका इकोनॉमी का, ठीक है। तो इकोनॉमी के टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने दे दिया है PYQ, ठीक है। इसके अलावा अब करंट अफेयर में मैं केवल इकोनॉमी दिखाऊं, मतलब पढ़ाऊंगा सिर्फ इकोनॉमी का। तो ये नवंबर का होगा, दिसंबर होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा, जो 6 दिन में जो हो सकता है, यानी 9 तारीख तक, जिसमें कि 3 दिन ही मिलेगा हमें। तो जितना मैं करा सकता हूं मैं वो करा दूंगा। क्वेश्चन को डील करना है, कैसे डील करना है, तो अभी सिर्फ लिखने, आपको लिखना एक बार में नहीं आएगा। 3 महीने की कोचिंग में ऐसा नहीं होता किसी को भी कि मैं प्रेशराइज कर दूं और आप लिखना सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। शिवांगी जी, डिम्पल जी, ज्योति जी, गुलफ्शा जी, तो आप लोगों को करना क्या होगा, इंट्रोडक्शन लिखना सीख लीजिए, कंक्लूजन लिखना सीख लीजिए। कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे, कुछ कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको अभी। मैंने तो यूपीएससी के हिसाब से ये टेस्ट रखा था, लेकिन वो आप लोगों से हो नहीं पाया। तो अब इसी पैटर्न को लेके चलेंगे। अब जैसे ही इकोनॉमी खत्म होगा, ठीक है, अब ये तो पॉसिबल नहीं मेरे लिए कि 6 दिन में मैं इकोनॉमी खत्म करूं करंट अफेयर का, पहले समझिएगा बात को। फिर इंटरनल सिक्योरिटी है,
फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर साइंस टेक है, फिर सोसाइटी, वो आपका जो है एंड ज्योग्राफी बचा हुआ है, जो भी है, मतलब ये साइंस टेक तक लास्ट बचा हुआ, फिर एथिक्स आएगा। ठीक है, तो एथिक्स का भी मुझे बताना है। ठीक है, तो एथिक्स का, ठीक है, जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं करवाऊंगा। नवंबर तक मुझे एथिक्स भी में भी काम करवा मतलब कंप्लीट कर देना है इसको। नवंबर तक मुझे आपको आप लोगों का एथिक्स भी एक बार रफली आइडिया हो जाए कि चीजें क्या है, पूरी तरह से डिटेल क्लास, जो मुझे कम से कम 100 घंटे लगने चाहिए, मुझे लगता है 100 घंटे। मार्केट में ये 60 घंटे में, 70-75 घंटे में खत्म कर देते हैं लोग। मार्केट में 75 आवर्स लगता है, आवर्स में चलता है, चीजें चलती हैं। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे लिए तो 7 घंटा भी काफी है। 7 आवर्स में पूरा एथिक्स में खत्म कर सकता हूँ, 7 घंटे में। आप उसको ले पाइएगा कि नहीं, मुद्दा ये है। और 7 महीने भी मैं ले लूं, ये मुझ पे है, क्योंकि भाई मैंने इस पे लंबा समय तक काम किया है, मैं पढ़ाता ही हूँ एथिक्स को। तो मेरे समोसा खाने से उसका टेस्ट आपके मुंह में आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। समोसे का टेस्ट लेना है, आप ही को खाना होगा। मैं सिर्फ समोसा लाकर दे सकता हूं आपकी प्लेट तक। आपकी जो भी क्वेरी होती है, आप ग्रुप में क्वेश्चन डालिए, मैं इंस्टेंट रिस्पॉन्स करूंगा उसका। ठीक है, जैसे कुछ शिवांगी जी ने भी पूछा है, कुछ क्वेश्चन पूछती हैं वो बीच बीच में, तो मैं बिल्कुल उसका जवाब देता हूं। क्लियर है? जैसे शिवांगी जी ने क्वेश्चन भी पूछा है गिग इकोनॉमी को लेकर, तो पहले हम उसका जवाब दे देते हैं। ठीक है, फिर आपके इस क्वेश्चन पे आएंगे कि लिखना क्या है, कैसे है, क्या क्या क्वेश्चंस है। मुझे क्वेश्चंस भी देखना होगा भी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आंसर को मेंशन किया है। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूं कि भाई आप, जैसे इनका एक क्वेश्चन है कि गिग जो प्लेटफॉर्म है से क्रॉनिक अंडर एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न होती है क्या, इनका सवाल ये था एक। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि गिग इकोनॉमी कहते किसको है। यानी हायर एंड फायर वाली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम होता है ना। तो क्रॉनिक का मतलब क्या, लगातार। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि बहुत सारे लोग जो लॉन्ग टर्म में जो जॉब करते हैं, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर आपको मैं एम्प्लॉय बनाता हूं अपना, कि साल भर आपका 10 साल के लिए आपको मान लीजिए सरकारी नौकरी टाइप का, कि 20 साल तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं जॉब देता रहूंगा, काम देता रहूंगा, और उसके पैसे मिलते रहेंगे हर महीने आपको। तो आपकी लाइफ सेट हो गई एक तरह से, कम या ज्यादा जो भी पैसा हो, एक तरह से आपकी लाइफ सेट हो गई, स्टेबल हो गई, कम से कम सेट नहीं हुई तो स्टेबल तो हो गई थोड़ी बहुत। गिग इकोनॉमी में हायर एंड फायर होता है कि अब साल भर का काम है, 3 महीने में करवाओ और फिर उनको निकाल दो। तो गिग इकोनॉमी से अब जो लंबे समय में हर महीने की बात है, यानी 3 महीने के बाद आप फिर बेरोजगार हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी उत्पन्न होगी अर्निंग की, यानी आय की अनिश्चितता उत्पन्न होगी। काम के घंटे ज्यादा हो जाएंगे, और उसके कंपैरेटिव आपका आपका जो इनकम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। लिखते जाइए, सवाल जिनका भी था, शिवांगी जी का था ये। सोशल सिक्योरिटी का अभाव रहेगा कि नहीं, अब 3 महीने आप काम कीजिएगा तो आपका पीएफ तो कटेगा नहीं, पेंशन तो मिलेगा नहीं, कोई रेगुलर इनकम तो का वो सोर्स नहीं है।
और स्किल यूटिलाइजेशन की बात करें वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप 3 महीने वहां काम करोगे, उसके बाद आपने कुछ जो भी सीखा या और उसका यूटिलाइजेशन मैं कर सकता था, पर 3 महीने के बाद तो आपको मैंने निकाल दिया, तो मैं आपका स्किल का यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाऊंगा। तो गिग इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कैटलिस्ट तो हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है ये, क्योंकि काम तो दिख रहा है, लोगों को जॉब तो मिल रहा है, लेकिन 2 महीने के बाद क्या, उसको हम रोजगार नहीं कह सकते। तो मोदी जी ने जो कहा था ना आत्मनिर्भर वाला, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का काम, वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन ट्रैक पे वही लेके जाएगा। क्लियर हो गया शिवांगी जी? जो जो मैंने पॉइंट बताए उसको आपने जॉट डाउन कर लिया होगा। चलो, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों का ये जो क्वेश्चन आपने दिया है, शिवांगी जी जल्दी से मेंशन कीजिए, ये कौन से इसका है, गुलफ्शा जी का, और इनका चेक होगा। थोड़ा सा सीखना लिखना सीखिए। अ, कौन से ईयर का है ये पॉलिटी वाला लग रहा है मुझे शायद, आई थिंक। क्वेश्चन जरा सा शेयर कर सकें अगर कोई, कि मैंने क्वेश्चन, आई थिंक ये जीएस का लग रहा है, जीएस जीएस सेकंड का। वो क्वेश्चन कहाँ है, बहुत पीछे चला गया होगा, बिना क्वेश्चन देखे तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ, ये मेरी तरफ से थोड़ी कमी रह गई, मुझे क्वेश्चन भी साथ में लेके बैठना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, मैं भी ले लेता हूँ। जी मिल गया। हम्म। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, मिल गया है मुझे। चर्चा करें कि भारतीय संविधान के विभिन्न ऐतिहासिक और पंथ के सिद्धांतों को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं आप लोग, मेरे लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, ऊपर में यहां पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मिस्टेक थोड़ा सा ये है, ये एनडी ऊपर होता है ये। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। ठीक है, सवाल इसमें मेन थीम है। हाँ, सवाल यह था कि भारतीय संविधान के विभिन्न ऐतिहासिक और पंथ निरपेक्ष सिद्धांत आपस में कैसे जोड़ा जाए। तो पंथ निरपेक्ष एक तो आपको हो गया, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक पक्ष। अगली बार से आप लोग क्वेश्चन भी मेंशन कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। और पंथ के सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए इसमें आप करना क्या था, इसमें कुल मिला के एक बात थी कि जो भी भारतीय संविधान जो बना है, उसमें हमारी जो परंपरा रही है, 5,000 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, स्वदेशी परंपरा जिसको कह सकते हैं आप, ब्रिटिशर्स काल का जो हमने एक मॉडर्नाइजेशन जो किया अपने शासन व्यवस्था में, और जितने भी पूरे विश्व में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी जिनके संविधानों में, उन सबको एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो भारतीय संविधान बना। ठीक है, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और भारत का सर्वोच्च विधान है, कॉमा, कॉमा नहीं लगेगा, जिसमें सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं है, जिसमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक घटना और विभिन्न विचारधाराओं को सीख कर बनाया गया है। ठीक है, सीख कर नहीं है, सीख कर नहीं हो सकता, हमने
सिर्फ एग्जाम्पल लेकर उसको कर लिया, हम सीखा नहीं है, हमने सिर्फ अडॉप्ट किया है। सीखना तो होता है कि उसको, वो बहुत दूर की चीज है। चलिए, तो अब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई इंट्रोडक्शन में बहुत मतलब अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। आपने एक दो वर्ड का सेंटेंस फॉर्मेशन मार्क आ गया आपका, और सीख कर ये एक सेंटेंस की वजह से आपको जिस जहां पे 1 नंबर मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका हो गया एक नंबर का नुकसान। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर का था, हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो 10 नंबर पे पहले समझ लीजिएगा मार्किंग कैसे होती है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसके बावजूद मार्किंग कैसे करता हूं मैं, या यूपीएससी कैसे करती है, वो बता दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे यूपीएससी ने आके बताया, ये भी नहीं है, बट मैंने इसे अपने अनुभव से सीखा है। ठीक है, कम से कम 15 साल तक का तो एक्सपीरियंस मेरे पास तो है ही। ठीक है, कॉपी चेक करने का, देखने का, कॉपी चेक नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ देख रहा हूं कुछ कुछ बच्चों का, सब तो देखता ही रहता हूं। तो 10 में मैक्सिमम मिलेगा आपको 5, 5 नंबर मिला है, तो यानी 50 नंबर यहां हो गया आपका। और मैक्सिमम नंबर मिलेगा 7, या किसी किसी में 8 भी मिल सकता है, लेकिन हम ऑन एवरेज 7, 7 की बात कर लेते हैं। तो 120 नंबर तक ये मैक्सिमम मिल सकता है। अब किसी को 125 मिल गया होगा कभी, तो ठीक है, लेकिन इससे 140 150 नहीं मिलता किसी को। आप टॉपर की कॉपी को चेक कर लीजिए, पिछले 10 साल के टॉपर्स के जो मार्क्स है, आप उसको गूगल में करके देख लीजिए कि कितना मार्क्स आया है सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में, थर्ड पेपर में, कोई भी मार्क्स, इथिक्स को छोड़ दिया जाए, फोर्थ में 140 150 मिल जा रहा है वहां पे, वो एक अलग चीज है, उसका नेचर अलग है, इसीलिए। तो 3 GS 1 2 3 जो है उसमें 120 किसी किसी को मिल गया, किसी को 110 मिल गया, किसी को 125 भी मिल जाता है, बट वो रेयर केस है ना। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपको मार्क्स कैसे मिलने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये समझ में सबको आया? अगर आपने इसमें कुछ भी गलती की है, जैसे कि सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं था, और यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने डाल दिया सीख कर, तो सीधा 0 हो गया, वो 1 नंबर का हो गया नुकसान। तो 1 नंबर आपको मिला। जब भी आप लिखिएगा, अब आप ऐसे समझिएगा, जब भी आप लिखने बैठिएगा इंट्रोडक्शन को, तो उसमें 1 मार्क्स मिलना ही मिलना तय है, और कंक्लूजन में 1 मार्क्स मिलना तय है। ठीक है, बचे कितने? 3 मार्क्स। 6 भी मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो 1 या 2 क्वेश्चन में ही मिलेगा यूपीएससी में। मैं आपको बाकी जो कोचिंग है ना, वो वो खुश करने के लिए आपको 7 और 8 दे देंगे 10 में। वेरी गुड। आप, मैं कहूंगा कि फिर अभी के अभी छोड़िए और वो उसी कोचिंग को जाके ज्वाइन कीजिए जो आपको खुश रखता हो। मैं खुश नहीं कर पाऊंगा, मैं चूरन बेचने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे। थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मैं मार्केट को देख रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। बड़ी बड़ी कोचिंग में यही हालत है। चलिए, तो अब एक नंबर आप लोग घर में खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा सर ये तो आपका काम है, या फिर आप बताइएगा, तो फिर हम चेक करेंगे तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप ये तो मान के चल रहे हैं कम से कम कि आपने अगर बहुत अच्छा भी लिख दिया आपके हिसाब से, तो आप कभी भी 100 मार्क्स से ज्यादा आप अपने आप को दे नहीं सकते। इतना तो तय हो गया। आपने अगर 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक, जिसमें कि 10 क्वेश्चन 10 मार्कर, और 10 क्वेश्चन जो है रेस्ट है वो 15 मार्कर का, क्लियर है? तो 100 मार्क्स से ज्यादा आप दे नहीं पाओगे अगर आपने बहुत अच्छा भी लिख दिया अपने हिसाब से, आपके हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से छोड़ दो भी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए, ये जिसमें होना चाहिए था परिप्रेक्ष्य जो है शब्दों की एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन प्लस जो परिचय आपको देना चाहिए था इसमें बेसिकली, तो परिचय आपका बहुत इसमें अच्छा नहीं है। जैसे कि विविध ऐतिहासिक अनुभव है, ठीक है, विचारधारा का मिश्रण है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, है ना, ये सब आपको देना था इसमें। सभ्यता विरासत है इसके बारे में, आधुनिक लोकतंत्र, ये जो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति का इसमें वो शब्द भी लिया गया, तो ये आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को रिफ्लेक्ट करता है। तो सीख कर नहीं, विचारधाराओं को से उधार लिया गया है, उधार लेके बनाया गया, ये लिख सकते थे आप, या फिर उनसे हमने क्या है अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्ट करना आप कह सकते थे। एक वर्ड की वजह से आपका ये मार्क्स पूरा 0 हो गया। अब इस पे मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी अब आपके पास कितना बचा, शिवांगी जी, शिवांगी जी की कॉपी चेक हो रही है इसलिए बार बार शिवांगी जी का नाम ले रहा हूं, सीखिएगा सब लोग, सुनिएगा। 4 मार्क्स, अब मुझे 4 नंबर देने हैं, बचे हैं 4 मार्क्स बचे हैं, वेरी गुड। तो 4 मार्क्स आपको मिले नहीं है, अभी 4 मार्क्स मुझे देने हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, मेन बॉडी, तो ऑब्वियस है कि 3 मार्क्स मेन बॉडी में है। अब 3 मार्क्स वाला देख लेते हैं कि अब आप इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कि नीचे आप मेन बॉडी में किन किन बातों का उल्लेख करेंगे, उसका एक हल्का सा एक आउटलाइनिंग आप दे रहे हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन वही होता है ना, और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो क्या बातें कहने जा रही, जब तक आपने मेरे अंदर उत्सुकता नहीं जगाई, मैं आपके आंसर को क्यों पढ़ने जाऊं, सवाल ये उठता है। ठीक है, चलिए, आपने लिखा है ऐतिहासिक प्रभाव, वेरी गुड। स्वतंत्रता के लिए आंदोलन और संग्राम का, आंदोलन और संग्राम आपने एक लिख दिया, देख लीजिए। इसका मतलब कि आपको ये नहीं पता कि संग्राम किसको कहते हैं, आंदोलन किसको कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन था, संग्राम नहीं था, मतलब कि युद्ध नहीं था। हमने कोई युद्ध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से युद्ध नहीं लड़ा, आंदोलन किया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे आपने एक शब्द का गलत चुनाव किया, एक देख लीजिए, मुझे ऑब्जेक्शन यहां पे आ गया। स्वतंत्रता के बाद सभी विचारधाराओं पर विचार विमर्श का प्रभाव। अब आप देखिए आपने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात सभी विचारधाराओं पर, सभी विचारधारा, कौन कौन सी विचारधारा, कौन सी विचारधारा, किसकी बात कर रहे हैं आप, कहीं कुछ क्लैरिटी है यहाँ पे। एक तो सभी विचारधारा आपने लिख दी, नहीं 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 नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। सभी विचारधारा मतलब क्या, कौन सी विचारधारा, कितने प्रकार की विचारधारा है, आप कुछ प्रकार की बात हो रही है यहाँ पे, आपने लिखा सभी विचारधारा। उदारवादी हो सकता है, समाजवादी हो सकता है, पूंजीवादी हो सकता है। तो प्रियम्बल अगर याद है आपको, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इतना भी याद है, तो आप उस जो विचारधारा है, हाँ, तो उस के टर्म्स जो है उसका आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते थे। बातें आपने बना के छोड़ दी है, बातें बनाने के लिए मार्क्स नहीं दिए जाते। ब्रिटिश प्रभाव, ये लाइन पूरी सही है, बट इसको थोड़ा सा और कर सकते थे, 1909, 1919, या फिर आप और लिख सकते थे कि एक ही लाइन में लिखना है तो चलो यार 1773 से स्टार्ट कीजिए, 1935 कर दीजिए, बात खत्म, इतने में ही काम खत्म हो गया। ये लाइन तो ठीक है, बट ये ऊपर के 2 लाइन इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैचारिक प्रभाव, विचारधारा का मतलब प्रभाव, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की जगह आपको क्या लिखना होगा, पंथ निरपेक्ष। क्यों, क्योंकि इस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया है 1976 के 44th
अमेंडमेंट से। न्याय का वह अधिकार, अच्छा न्याय वह अधिकार क्या होता है? न्याय और अधिकार की बात हो रही है। अगर आप ये लिख रहे हैं तो ये लाइन यहां नहीं आएगी, ये शब्द यहां नहीं आएगा। वैचारिक प्रभाव में विचारधारा का तो समाजवादी आएगा, समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद। अगर आपको इन शब्द के मायने नहीं पता तो आप लिख भी नहीं पाइएगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, इसलिए मैंने कट नहीं किया इसको। ये सब विचारधारा और भी, तो छोटे में ही अगर गागर में सागर भरना है। हाँ, बंधुत्व का मतलब यूनिटी की बात हो गई मैडम जी, यहाँ पे एकता। फिर बंधुत्व नहीं अगर है तो एकता कैसे होगी? ये उसी का ही सिनोनिम्स है, ठीक है। अब आते हैं, भारत का संविधान एक जीवन दस्तावेज है जो विभिन्न विचारधाराओं के आयामों पर विचार विमर्श कर भारत के नागरिकों के हितों के लिए समय के साथ विकसित हो सकता है या होता है। हो सकता नहीं है, होता ही है, होता ही है। और भारत के लोगों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। ये क्या कंक्लूजन लिखा आपने? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो कंक्लूजन तो ठीक लिख दिया आपने, लेकिन ठीक इसमें आपको जीवन दस्तावेज कैसे है आपको यह दिखाना था, ठीक है। चलिए, फिर भी इसमें मैं 0.5 दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। कर सकता है, हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, संभावना है। 0.5 मिला आपको इसमें, ठीक है। ये कंक्लूजन है आपका। यहां पे तो आपने कोई बात ही नहीं की है, छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना था, तो इसमें आपको, चलिए, एक दो वर्ड आपने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं ये 1 पॉइंट और एक 2 पॉइंट आपने लिखा है, ठीक है। 0.5 आपको यहाँ भी मैं दे देता हूँ। चलिए, आप खुश रहिए। ज्यादा दे दिया लेकिन दे दिया। कितना हो गया? अब इसको ऐड कर लेते हैं। 1 नंबर। अब आपको लगा कि अरे छाती पीटी है, अरे सर अब कैसे होगा ये। आपको अपनी गलती का पता चला तो सिलेक्शन की संभावना बढ़ गई। मैं कहता हूं गलती कीजिए, 1 लाख गलती अगर आपकी हैसियत है तो दिन भर में 1 लाख गलती कीजिए। इतना तो कर भी नहीं पाइएगा आप, लेकिन जितनी भी गलती कीजिए उसको, उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो गलतियां तो होंगी, मुझसे भी होती थी, मुझसे अब भी होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। नंबर में तो हमेशा नंबर देने में वो जो 1 के बाद 2 3 4 5 के बाद 7 कर देता हूं, कभी कभी 9 कर देता हूं, है ना। वो एरर है, वो गलती नहीं है, वो एरर है, ठीक है। चलिए, लेकिन है तो मेरे साइड से ना, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। अब आपको अपनी गलती का पता चला, होना क्या चाहिए इसका मैंने पूरा आप लोगों को एक पूरा पीडीएफ दे दिया है, क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, ठीक है। तो आप आंसर भी आराम से आप उसको देखकर, अब ये देखने के बाद मूल मूल बातों को आपने कुछ तो चर्चा की है, इसीलिए मैंने 1 नंबर दे दिया। ये बात समझ में आई शिवांगी जी? कैसे चेक करना है? अब आप ही का एक और सवाल कि सर हम अपना चेक क्यों करें? तो मैं तो गलती बताने के लिए बैठा हूं, लेकिन जब तक आप अपनी गलती को खुद नहीं देखिएगा, बात तो समझिए, तो सुधार कैसे संभव है? ग्रुप में मैंने पोस्ट करने को कहा है, तो ग्रुप में जब आप पोस्ट कीजिएगा तो आपको अच्छे से पता रहेगा, दूसरे बच्चे भी पढ़ेंगे तो शिवांगी ने क्या गलत किया बाकी बच्चों को पता है, गुलफ्शा अलवी ने क्या गलत किया है
वो दूसरे को पता है, तो वो गलती करने से बचेगा। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि जो गलती दूसरे ने कर दी, अब आपको वो रिपीट नहीं करनी है। पर आप लोगों के दिमाग में पहले से बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि नहीं, हमारी चीजों को, हमारी कमियां दूसरे के सामने उजागर ना हो। भाई, क्या चल रहा है? क्लास फिफ्थ के बच्चे हैं आप लोग। इसीलिए मैंने बहुत पहले कहा था कि आईएएस बनना तो बहुत दूर की बात है, पहले मैच्योर तो हो जाओ दिमागी रूप से। ठीक है, चलिए। अब एक एक सवाल है इनका, क्वेश्चन नंबर 5। दो ही देखूंगा, एक फ्री बेस देख लेता हूं, बाकी आप उसको, और टाइम मिलेगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे, इसकी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, तो आप कम से कम इंट्रो लिखना, और जैसे फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देख के लिखना। कम से कम अगर आप, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जो मैंने आप लोगों को आंसर दिया उसको देख के ही 3 बार लिख लिया अगर, तब भी आपका भला हो जाएगा। मुझ पे भरोसा मत कीजिए, 7 दिन ये करके देख लीजिए। अभी 6 दिन है ना आपके इकोनॉमी के लिए, अब इकोनॉमी पढ़ना है, तो आप इकोनॉमी के टेस्ट के लिए आप लिख के देखना स्टार्ट कर दीजिए। हर क्वेश्चन को 5 बार पढ़िए, हर क्वेश्चन को 5 बार पढ़िए, उसके बाद आप उसको कम से कम एटलीस्ट एक बार तो लिख लीजिए। सभी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फिर देखिए आपका परफॉर्मेंस वहां बढ़ रहा है कि नहीं। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, मुझे तो एक शब्द नहीं बोलना, आप खुद ही देख लोगे। कम से कम 7 दिन दे दो। आरती जी, समझ में आ रही चीजें मैं क्या कह रहा हूँ? आरती जी हैं क्लास में? क्योंकि अभी आप लोगों के अंदर जो कंटेंट है उसकी कमी है, शब्दों की समझ, शब्द तो फैमिलियर हो गए लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये नहीं पता है। वो आंसर लिखने से ही आएगा, और उसको दिया ही से ले गया है। अब दो का नाम लिया तो दो ही लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है इनका कि क्या भारत को मुफ्त उपहार, यानी वही फ्री बीज की बात हो रही है, से संबंधित लैपटॉप वादों के लिए एक कानून बनाना चाहिए। ऐसे कानूनी वैधानिक मूल्यांकन की आवश्यकता का समालोचनात्मक आकलन करें। समालोचनात्मक का मतलब क्या हुआ, टेल पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 2 पार्ट में है। कंटेंट की और सेंटेंस फ्रेमिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन की भी कमी है। नहीं तो ये फॉर्मेशन की कमी इसलिए है ना मैडम जी, क्योंकि आप लोगों ने अभी उसको लिख के नहीं देखा है। जो मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू का जो सॉल्यूशन दिया है वो मार्केट वाला नहीं है ना। आपको उसी को लिख के देखना है। कितनी बार आप लोगों ने लिख लिया पहले? एक प्रॉपर आंसर लिखने के लिए कम से कम 50 आंसर पहले से लिख के, अगर आपने वन टाइम देखा, मैं 50 बार लिखने की बात कर रहा हूं। नोट्स तो बनाया नहीं है आप लोगों ने। जब तक 10 किलो रद्दी में लिख कर उसको फेंकिएगा नहीं, कैसे, आपको क्या लगता है? नहीं होगा सर। क्या नहीं होगा? बोल के बताइए भाई। मैंने एक्सट्रीम बता दिया, ऐसा नहीं कि हर चीज को 50 बार लिखना है। जी जी बताइए। तो जब आप एक एक क्वेश्चन को एक एक बार भी लिखिएगा, दो दो बार भी लिखिएगा, तीन तीन बार, एक बार देख के लिखिए, एक बार बिना देखे लिखिए। 6 दिन मेरे कहने पर। हाँ बिल्कुल, समालोचना का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ,
जी आप बोलिए आरती जी। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे आप बोल रहे हो ना लिखने के लिए, तो हाँ मैंने लिखा है, बट मुझे अब ये चीज समझ में, जैसे आपने पीवाईक्यू दिया है, उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जो मैंने आपने बोला था करने के लिए, मैंने उसको करा है, तो हाँ काफी चीजें इजी हुई हैं। बस मेरा तो वही था सर कि मैं आंसर नहीं लिख पा रही हूँ, तो वो आपने बता दिया तो ठीक है सर, वो आपने बताया तो वो क्लियर हो गया मुझे, बस वही डाउट था एक। एंड पीवाईक्यू जैसे आप बोल रहे हो तो सर वो करते हैं हम, लिखती भी हूँ मैं उसको। और पर हाँ सर वही होता है कि काफी डिफिकल्ट वर्ड्स है तो टाइम लगता है उसको याद करके, फिर उसको लिखना भी नहीं, बिना देखे लिखती हूँ और वैसा ही लिखती हूँ जैसा आपने लिखा है। बस कुछ एक दो वर्ड्स होते हैं जो वो रह जाते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। करना यही है, इसी की प्रैक्टिस। लोग, मेन प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है, क्योंकि ये लिखने ये बच्चे पूरा मेंस में टाइम तक लिखते भी हैं। मार्केट तो ये भी है कि फरवरी तक मेंस, मार्च तक मेंस चलता है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मार्च तक मेंस भी लोग चलाते हैं। और अप्रैल और मई जो है, लास्ट का जो मई का 10 दिन में जो बचता है, उसमें प्री के लिए लगते हैं, तो बच्चों का प्री नहीं हो पाता है। क्योंकि मेंस, बच्चों को तब भी डर लगने लगता है कि 1.5 महीना उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, तो वो मेंस में क्योंकि 3 महीने में कवर नहीं हो पाएगा। तो अगले साल आप लोगों को अपेयर होना है मेंस में, उसके लिए पहले हाथ चला हुआ होना चाहिए। कम से कम 150 टॉपिक, मैं मान के चलता हूं कि 150 टॉपिक पे आपके हाथ चले हुए होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स। यानी कि 1000 क्वेश्चन का टारगेट तो आपके पास है ही, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें आप पीवाईक्यू के 10 साल को ऐड कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं, मेरे मैगजीन में मिलेगा ही आपको। तो ये लिखने वाला काम है, पढ़ने वाला काम है, सुनने वाला काम है। हमें रील की आदत पड़ चुकी है, हमें फुहड़ मजाक करने वाली जो चीज है वो ज्यादा पसंद आती है। प्रॉब्लम ये है। अब आप लोग में से कुछ लोग कहेगा सर हम नहीं देखते, हम नहीं करते। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, ठीक है। तमाम राजनीति होती है फ्री बेस पे, मैंने करंट अफेयर में पढ़ा रखा है। आप किसी मंथ में जाके मेरा चेक कर लीजिएगा, फ्री बेस पे ये टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कोई भी यहां सवाल क्या पूछा गया है। एक, ये पीवाई क्यों नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को वो दिया था कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी जो है फ्रीबीज बांट रही है, मोदी जी भी दे रहे हैं, ठीक है। या फिर केंद्र सरकार जो है, मोदी जी का नाम किसी भी पार्टी या पर्टिकुलर का नाम ना लेकर, हमें क्या कहना है, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं मेंशन करना है। केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकारें भी दे रही है, और तमाम तरह के पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो फ्री बीज देने का, फ्री बेस पे ही चल रही है चीजें, ठीक है। आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ये ना कहें कि सबको बैंकॉक घूमने के लिए फ्री, कल को ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब एक सवाल उठता है कि क्या भारत का जो नेचर है, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसको समाप्त कर देना चाहिए? जवाब है नहीं। तो फिर मुफ्त उपहार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो बेसिक नीड है उसकी पूर्ति भारत सरकार को करनी चाहिए या राज्य सरकारों को करनी चाहिए, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। मैं तो कहता हूं कि भैया लैपटॉप बांटना छोड़ो, आप अगर एजुकेशन में को फ्री कर रहे हैं अगर, तो मैं, मतलब मेरा तो बहुत ही एक्सट्रीम में जाके हो जाएगा। हालांकि आपको लिखना है, मैं अपना नैरेटिव छोड़कर यूपीएससी का नैरेटिव की बात कर रहा हूं कि जो भी प्राइवेट संस्थान है, शिक्षण संस्थान की बात हो रहा कर रहा हूं मैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। कोई भी टेक्निकल चीजें सीखी जा रही है वो सब फ्री होनी चाहिए, या बहुत ही नॉमिनल फीस होनी चाहिए। फ्री नहीं होगी, कम से नॉमिनल होनी चाहिए, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारी चीज गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जैसे कि कोई इंजीनियर है तो उसको बहुत उनका आईक्यू लेवल या पढ़ा लिखा व्यक्ति समझा जाता है, डॉक्टर पढ़ा लिखा समझा जाता है। भाई डॉक्टर या इंजीनियर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ा लिखा नहीं है,
बट उसे अपना स्किल का पता है खाली, जिससे वो अर्निंग करेगा। बात को समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मुझे मशीन बनाने का एक स्किल पता है मुझे, कि मशीन को कैसे बनाया जाएगा। इसके अलावा मैं बहुत, आप मुझसे उम्मीद कीजिएगा कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल होकर बात करूंगा, पॉसिबल नहीं है। मैं डॉक्टर बहुत अच्छा हूं, कार्डियो का हूं, मैं गायनी हूं, मैं और भी जितने भी ईएनटी हूं, जो भी हूं, ठीक है। पर वो मेरा स्किल है जिससे मैं अर्न कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटेलेक्चुअल हो गया। तो हमारे यहाँ पे देश में इंटेलेक्चुअल की परिभाषा ही अलग है, ठीक है। यूपीएससी में आ गए, यूपीएससी क्या है भाई, बस ठीक है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं वापस, कि क्या भारत को मुफ्त उपहारों से संबंधित लैपटॉप वादों के लिए कानून बना देना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रीबीज में लैपटॉप की बात कही गई, कि जो लैपटॉप दिया जा रहा है फ्री में, तो क्या इसके लिए कानून बना देना चाहिए। और ऐसे कानूनी वैधानिक मूल्यांकन की आवश्यकताओं का, यानी इस तरह के जो कानून बनाया अगर जा रहा है, तो उसकी वैधानिक मूल्यांकन की आवश्यकताओं का हमें क्या करना है, समालोचनात्मक आकलन करना है। यानी समान रूप से पॉजिटिव बातें भी लिखनी है और समान रूप से नेगेटिव बातें भी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए अब इन्होंने जो लिखा है, क्योंकि ये क्यों आया था, फरवरी में आया था बेसिकली ये मंथ में, कि जो सरकार चुनाव से पहले जो मुफ्त देने की जो प्रथा की निंदा की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और लोग काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि मुफ्त में राशन और पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इस पे ये सवाल था, और आगे आने वाले समय में ये बहुत प्रोमिनेंट सवाल बनेगा, ठीक है। तो चुनावी मुफ्तखोरी, यानी जो फ्री बेस दिया जा रहा है, बेसिकली आपको उसके बारे में बताना है कि ये जो मतदाता के विवेक को कैसे हैम्पर कर रहा है, उसका बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर देता है, ठीक है। ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखिएगा, चलिए आप, इन्होंने लिखा है वो बता देता हूं। भारत में मुफ्त, देखिए मुफ्त ही आपने, मुफ्त ये होता है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने देखा, अरे इसको मुफ्त लिखना नहीं आता, मजा नहीं आएगा फिर। भारत में मुफ्त उपहार, फ्रीबीज, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए दिए जाने वाले सामान और सेवाओं को संदर्भित करते हैं, ठीक है, गुड, वेरी गुड। लेकिन एक मुफ्त, आपने आपने इतनी माइनर सी मिस्टेक कर दी है। अब इसके लिए क्या किया जाए, एक आईएएस के बच्चे को, या एक आईएएस के बच्चा नहीं, एस्पिरेंट को इस तरह की गलती शोभा देती है, आप खुद तय कीजिए। चलिए फिर भी मैं 1 नंबर दे देता हूं यहाँ, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, एग्जाम्पल ऑफ फ्रीबीज, लैपटॉप, शिक्षा संबंधी सब्सिडी, धार्मिक यात्राएं, बेरोजगारी भत्ता नहीं। पहले तो आपको समझना होगा, एक झीना सा पर्दा है, फ्री बेस में क्या आएगा और फ्री बेस में क्या नहीं आएगा, एक डिबेट हो सकती है। लैपटॉप, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, और हमारे देश में इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, मैं भी इसके हक में हूं। पर मैं लैपटॉप से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के हक में हूं, कि भाई कम से कम वाईफाई तो 5G बोल रहा है, तो कम से कम 3G का ही तो स्पीड दे दे कम से कम पूरे देश में। गांव में जाइएगा तो 2G क्या 1G में चल रहा है वो तो, ठीक है। और वो सस्ती होनी चाहिए, किसी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। धार्मिक यात्रा का क्या सेंस बनता है, ये फ्री बीज में आएगा। बेरोजगारी भत्ता मैं नहीं मानता, ये मुफ्तखोरी है। सब्सिडी, अनाज के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, यानी किसानों से 18 रुपए खरीदिया, हाँ हाँ सब मैं वही बता रहा हूँ, 18 रुपए या 20-25 रुपए चावल खरीद के 3 रुपए किलो बांटा जा रहा है। सरकार आपसे 21 रुपए 20 रुपए किलो अनाज अगर खरीद रही है,
किसानों से तमाम सब्सिडी देने के बाद, यानी आपको फर्टिलाइजर पे दे दिया गया, बीज पे दे दिया गया, पानी फ्री कर दिया गया, बिजली फ्री कर दिया गया, उसके बाद जो अनाज उत्पन्न हो रहा है वो 20 या 25 रुपए किलो दिया जा रहा है, और उसको 2 या 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो मोटे अनाज, 1 रुपया किलो गेहूं। तो 2 रुपए किलो अगर आपको चावल दिया जा रहा है 85 करोड़ लोगों को और बांटा जा रहा है, तो आपको समझना होगा कि ये बेसिक नीड को पूरा कर रहा है, तो इसके हक में हूं मैं। लैपटॉप या शिक्षा संबंधी, वेरी गुड। लेकिन धार्मिक यात्राएं करने के लिए आप अमरनाथ यात्रा के लिए दे रहे हैं, आप हज में सब्सिडी दे, क्या फालतू की बकवास है। मेरा धर्म मेरे लिए निजी मसला है। कोई मिक्सी ग्राइंडर दे रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई दारू पिला रहा है ना। तो आपको पहले समझना होगा कि एक नीड होती है, और एक, जैसे कि सिगरेट पीने के लिए मुझे पैसे चाहिए और मुझे ब्रेड खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो कौन सी मेरी जरूरत है, कौन सी मेरी लग्जीरियस है, ये तय होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। जो नेसेसिटी की बात है, साफ पानी, साफ भोजन, एजुकेशन, स्वास्थ्य, सभी को स्वास्थ्य, तो भाई वो ठीक है। एक के बदले एक और बोतल फ्री, दूध क्यों नहीं बांटा गया, शराब ही का लालच क्यों दिया गया। तो हमारे अंदर वो चीजें हैं जो, बिल्कुल, हम चाहते, हम ही अंदर से ऐसे, इसीलिए तो हमने वो नेता, उन नेता या उन पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया है, सीधी सी बात। हम चाहते हैं कि भाई राजे और रजवाड़ों वाला जो 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 कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म्स है उसके लिए, बाप के बाद बेटा और बेटा के बाद उसका बेटा, वंशवाद। हम अंदर से वंशवादी हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, आईएएस का बेटा आईएएस ही बने। तो नेता का बेटा भी नेता बने, और इसीलिए हम उसको वोट कर रहे हैं, तभी तो वो जीत रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। वो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे पॉकेट्स हैं जो नेताओं की बपौती के नाम पे है, कि भैया वो नेता के नाम पे कोई भी खड़ा हो जाए, जीतना ही है उनका, तय है। तो जनता बौद्धिक रूप से गुलाम हो चुकी है, तो बौद्धिकता का तो सवाल जनता से उम्मीद की नहीं जाएगी। एक दिन पहले पैसे बांट दिए तो 5,000 रुपए के लिए या 2,000 रुपए के लिए उन्होंने वोट दे दिया, और इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, सारी ही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं न्यायिक समीक्षा पर, कानून बनाने की आवश्यकता के पक्ष में तर्क। ठीक है, तो जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी। ठीक है, चुनावों की अ, शुद्धता होगी। ठीक है, वित्तीय अनुशासन के लिए। ठीक है, अच्छा, विकास पर प्रभाव व निवेश के क्षेत्रों में कमी, कमी, ये समझ से परे है थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप छोटे सेंटेंस को लिख रहे हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। कानून बनाने के पक्ष में विकास पर प्रभाव और निवेश के क्षेत्रों में कमी लिख रहे हैं आप, ये पॉइंट नहीं बन रहा है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की बात की जाए, हाँ, तो समीक्षा नहीं करना, न्यायिक समर्थन, कि भाई अगर हमने लॉ बना दिया तो अब जस्टिफाई हो जाएगा, तो समीक्षा ना लिखकर आपको न्यायिक जवाबदेही की बात अगर करें, या फिर, जी बिल्कुल, हाँ, ये विपक्ष में जाएगा, है ना।
पक्ष वाले में नहीं आएगा ये। चलिए अब यहाँ पे क्या है, और ये किसके लिए है, चुनाव आयोग की भूमिका, ये क्या मतलब, टॉपिक का नाम गायब है यहाँ पे। मुफ्त उपहारों की परिभाषा को स्पष्ट, चुनाव आयोग की भूमिका, बजट सीमाएं पर ध्यान। ये क्या था, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब आप सोचिए कि अगर आप अपने कॉपी को नहीं नहीं तो ये कैसे मालूम चलेगा, आपने यहाँ कुछ लिखा नहीं है ना, आपकी कॉपी आ गई, आप तो नहीं आए ना बोलने के लिए, आपका कॉपी ही बोलेगा। और ये कॉपी कह रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है मुझे। अब किस संदर्भ में आप अभी कह रहे हैं कि सुधार के संदर्भ में, नहीं तो ये जीरो हो गया ना मैडम जी। अरे भाई मैं आपके चेहरे को देखकर फिर ना नंबर दूंगा, मैं तो कॉपी को देख के दूंगा ना, क्योंकि मेरे सामने चेहरा तो है नहीं। कि नहीं शिवांगी जी के पास बंदूक भी है। चलिए, विपक्ष में तर्क, ठीक है। विपक्ष में क्या है, इससे क्या क्या होगा, मतदाता जागरूकता है, अपने विकास के विश्वास किया जाना चाहिए, नहीं ये पॉइंट ही नहीं आएगा। क्रियान्वयन की चुनौती, नहीं 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 नहीं, कानून के विरुद्ध तर्क बताना था आपको, कि कानून नहीं बनना चाहिए फ्री बेस पे। तो राज्य की स्वायत्तता के लिए जोखिम है, ठीक है। इससे व्यक्तिपरकता जो है, व्यक्तिपरकता का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअलिटी जो है वो ज्यादा, उसके लिए ये प्रॉब्लमैटिक है। विधायी अतिक्रमण होगा, यानी हमारे संसद में जैसे एमएलए और एमपी का जो फंड होता है, वो फंड भी विकास के लिए है, केंद्रीय योजना, राज्य स्तर की योजना, राज्य स्तरीय योजना, ये सारी योजनाएं तो जनता की भलाई के लिए है ना, तो फिर फ्री बीज क्यों बांटना। तो भेदभाव का मुद्दा, जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य करना कठिन है, नहीं 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 ना। राजनीतिक लक्ष्यीकरण का दुरुपयोग, सत्ता जीत पे आने के लिए, कब्जा जमाने के लिए कोई भी कुछ भी वादा कर देगा फिर, ठीक है। सबको 2-2 हजार रुपया पंजाब में बांटा जा रहा है, वेरी गुड, क्या बांटा गया, नहीं गया। लंदन बन गया दिल्ली, चलिए अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्तमान जो पिछली सरकार थी सिर्फ वही दोषी है, बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारे वादे किए, ठीक है। चलिए, मुश्किल है, क्रियान्वयन की चुनौतियां, हाँ ये पॉइंट आ सकता है, चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियां हैं ये, विपक्ष में तर्क नहीं होगा ये कि नहीं होना चाहिए। तो चुनौती के स्तर पे आप खुद मान रही हैं कि ये चुनौती है, तो चुनौती, और यहां पे ऊपर क्या दिया गया कि कानून नहीं बनना चाहिए, तो ये चुनौतियां हैं इसलिए कानून नहीं बनना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है शिवांगी जी। पॉइंट ये भी नहीं आएगा, कुछ समझ में आया, क्या गलती हुई है। आपने, आपको लिखना था कि कानून, मुझे ये कानून नहीं बनना चाहिए, मैंने पूछा क्यों, तो आपने कहा सर चुनौती ज्यादा है इसीलिए। कुछ समझ में आया, हाँ। चलिए, तो तीनों पॉइंट नहीं होने वाला, चलिए ठीक है। अब आपने मुफ्त वालों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता, एक एक जटिल मुद्दा है, परंतु चिंताओं पर जोर देते हुए कानून ढांचा विकसित करने के लिए संतुलित अपनाने की दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा शब्दों को ठीक लिखिए, जिसमें जिसमें लोक कल्याण व लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित किया जा सके, वेरी गुड, इस पे पूरा 1 मार्क्स मिलेगा आपको। 2 नंबर, देख लीजिए। ऐसे मैंने आपको, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको कम मार्क्स दिया तो मुझे बताइएगा, अब कहीं भी किसी भी पॉइंट पे।
0.5 ज्यादा ही दे दिया, ठीक है, या फिर उतना ही दिया, चलिए। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। नहीं, आपने जो मार्क्स दिए हैं वो किस बेस पे दिए हैं? आपका बेस और मेरे बेस में अंतर होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन मैंने जो गलतियां दिखाई हैं, दर्शाई हैं आपको, उसमें काफी अंतर होगा आपके देखने में और मेरे में। हाँ, टोटल हो सकता है सेम हो जाए, एक रफली आइडिया आपको लग रहा है, लेकिन मैंने क्यों काटे, मैं उसका उसकी वजह बता रहा हूं। ये सबको समझ में आ गया है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ज्योति जी, गुलाबशालवी जी, डिम्पल जी, आरती जी, क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा एक उनका भी देख लूं जरा सा, गुलाबशालवी जी का भी। पूरा तो नहीं देख पाऊंगा अभी फिलहाल। किसका था? उपादान। ये कौन सा क्वेश्चन है? और मैडम जी नंबर 1, मतलब ये कौन सा था? 3 अगस्त का, यानी कल परसों का है ना। अब रुकिए, मुझे परसों वाला देखना पड़ेगा क्वेश्चन। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन एनवायरनमेंट का, हाँ हाँ बिल्कुल एनवायरनमेंट का ही है, पर मुझे फिर भी क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा ना। बस 1 सेकंड दीजिए मुझे। कल का क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक। परीक्षण कीजिए कि पारंपरिक पवित्र उपवन जलवायु लचीलेपन में किस प्रकार योगदान करते हैं। वे भारत की जलवायु अनुकूलन नीतियों को किस प्रकार पूरक बना सकते हैं। अब आप लोग प्री के लिए जब पढ़िएगा, तो पवित्र उपवन जो है वो C2 का पार्ट है या ex-situ का पार्ट है या in-situ का पार्ट है, ऐसे पढ़िएगा, ठीक है। ये सवाल भी मैंने प्री में बताया हुआ है, ठीक है। Examine how traditional sacred groves contribute to climate resilience. How can they complement India's climate policy adaptation policy, ठीक है। फोकस किस पे करना है? किस प्रकार योगदान देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस पर किस प्रकार योग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये है पहला पार्ट। और इसका दूसरा पार्ट है कि वे भारत के जलवायु अनुकूलन नीति को किस प्रकार पूरक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 2 पार्ट में ये है, तो सवाल 2 पार्ट का है, तो 2 पार्ट में इसका जवाब भी होना चाहिए। सभी को विजिबल है? ठीक। पारंपरिक उपवन उपवन से अभिप्राय, देखिए फिर से डबल वो कर रहे हैं, ठीक है। पारंपरिक उपवन से अभिप्राय ऐसे से जो वनों से है जो किसी मंदिर परिषद है या फिर स्थानीय देवता को समर्पित होते हैं। अच्छा, जो धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जैविक विविधता संरक्षण और जलवायु अनुकूलन और लचीलापन बनाए रखते हैं। ये तो बातों को आपने छाड़ दिया भाई। पवित्र उपवन का मतलब क्या कि वहां पे छेड़छाड़ नहीं होगी, संरक्षित वन होगा वो, बायोडायवर्सिटी या फिर कोई झील झरना हो, ठीक है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो सेक्रेट के नाम पे, जैसे कि अगर हमने पीपल का वृक्ष जो है उसकी पूजा शुरू कर दी, तो इसका इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स ये हुआ कि अब उसे काटा नहीं जाएगा। हर पेड़ों पर किसी देवता का वास मान लिया गया, इसका मतलब कि आप नुकसान ना पहुंचाए, यही ना। हम्म। चलिए, तो डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन ही दे देते हैं पवित्र उपवन का, तो भी काम चल जाता। स्थानीय देवता को समर्पित होते हैं। थोड़ा सा मुझे दिखाइएगा कहाँ ये लिखा हुआ है, कहीं अगर मैंने दिया हो तो भी बताइएगा।
ठीक है, मुख्य भाग में आप क्या इसमें कीजिएगा, लचीलेपन कैसे है, ठीक है। आप गुलाब शालवी जी क्या डेफिनेशन में है, किसी स्थानीय देवता को समर्पित है? गुलाब शालवी जी, अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम समर्पित, जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, पारंपरिक पवित्र उपवन किस प्रकार से योगदान करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन है योगदान, योगदान करना है, ठीक है। चलिए, कैसे कर रहे हैं, जल संसाधनों की संरक्षा, ठीक है, करते हैं ये। जैव संरक्षण को बढ़ावा देना, ये भी रखते हैं, बट एग्जाम्पल अगर आप दे देते थोड़ा सा तो और भी अच्छा होता। सुरक्षा प्रदान करते हैं, कार्बन अवशोषित करना, वनों कार्बनिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, वेरी गुड। मृदा अपरदन पर रोक, ठीक है, जड़ों को बांध के रखती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल नहीं होगा ऑब्वियस से। स्थानीय ज्ञान और परंपराओं को संरक्षण, जन भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, वेरी गुड। भारत में ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने दे दिया, सफिशिएंट है, क्योंकि 150 मार्क्स का है। अब आ जाते हैं कि ये अनुकूल नीति को बनाने में पूरक के रूप में हो सकते हैं, जलवायु क्लाइमेट जो रेजिलियंस है उसके लिए। नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। आपने कुछ उसका दिया है, राज्य जलवायु कार्य योजना के तहत केरल उड़ीसा के उपवनों का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजीकरण होता है, वेजीकरण, ठीक है। एसडीजी एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन और 15 लाइफ ऑफ द लैंड सुरक्षित करने में सहायक है, संरक्षित, संरक्षित। अतः पारंपरिक उपवन केवल धरोहर नहीं बल्कि यह जलवायु लचीलेपन के लिए एक महत्वपूर्ण जैव भौतिक ढांचा है, जो उपवन और संरक्षण, सहभागिता और पारंपरिक। जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बस 1 मिनट। चलिए, और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। कुछ गलतियां की हैं आपने, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये अच्छा आंसर है। कुल मिला के ये आपका 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, गुड। ठीक है, बट अभी भी कुछ जो गलतियां कर रहे हैं आप, जैसे कि कुछ जो ओवरराइड करना हुआ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपने छोड़े यहाँ पे, वो दे सकते थे आप। और कुछ वर्ड्स जो है देख लीजिए, इस पे अभी आपको और काम करना होगा गुलाब शालवी जी।
ठीक है। थोड़ी सी खांसी ज्यादा हो रही है, अब मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगी। तो ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गया, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, वेरी गुड, ये पता चल गया ना आपको। तो कायदे से 4 मिलना चाहिए, मैंने 5 दे दिया है, क्योंकि अब भी 5 क्यों मिला। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि सर 4 मिलना चाहिए, 5 क्यों मिला है। 5 इसलिए मिल गया कि मुझे पहले वाली कॉपी जो है वो बहुत क्या मिली थी, उस स्तर की नहीं मिली थी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, उसका लाभ मिलेगा। सेम यूपीएससी में होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा किस्मत वाली बात आ गई यहाँ पे, एक एक मार्क्स ज्यादा मिल गया। इसका खतरा भी है कि गुलफ्शा जी से पहले अगर मैंने किसी और का कॉपी चेक किया, आरती जी का कॉपी चेक किया और वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उतना अच्छा गुलफ्शा जी का नहीं है, तो मार्क्स कट जाएगा फिर गुलफ्शा जी का। समझ रहे हैं बात को। ये वेरिएशन करेगा और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन 1 नंबर का आ जाएगा, और 1 नंबर समझ रहे हैं ना, मायने रखता है। क्लियर है। चलिए, तो मैं अब ये 5 बजे आप लोगों की जो क्लास है वो लेके उस पर बात हम अलग से करेंगे, 5 o'clock। हाँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा। सब लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है तो डाउट आप बोलकर पूछ सकते हैं। डिम्पल जी यस या नो बोल दीजिए। ज्योति जी, आरती जी, अरे बोल दीजिए भाई, बोल के भी तो की। नो डाउट, ऑल क्लियर। ये किसने कहा? सर गुलाब चाह। अच्छा, अरे आवाज आपकी एकदम चेंज हो गई। और डिम्पल जी? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है। आपकी आवाज भी क्या हो रहा है आप लोग कोई? चलिए, ज्योति जी, आरती जी, यस सर, क्लियर है। शिवांगी जी, क्लियर है। चलिए, हाँ आपका तो मैसेज है, चलिए मैसेज ठीक। ओके गाइस, हाँ तो मैं इस क्लास को यहीं पे रखता हूँ अभी। कल जो है अभी देखेंगे डाउट सेशन, ये कल भी अगर हो सकेगा तो मैं कल भी 2 बजे का एक क्लास और लगाऊंगा। अभी और भी चीजें आप लोगों को बारी बारी से डेली डेली ये बताता चलूंगा। मुझे लग रहा है ये काम करना पड़ेगा मुझे, पूरा ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप तैयार है कि नहीं वो आप देख लीजिए। कॉपी चेक करना मेरे लिए बहुत आसान है, उस पर लिख लिख के देना, इतना टाइम नहीं जाएगा। लेकिन समझाना अगर बात करें तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ग्रुप में कि सीधा चेक करके दूं या इस तरह से क्लास लूं। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।